नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे डेली जीके जीएस का जो हमारा सेट चल रहा था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, है ना, 16 नंबर। तो प्रैक्टिस सेट इससे पहले हम लोग, है ना, इसका होमवर्क कर चुके हैं। होमवर्क सेट पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, होमवर्क सेट 16। उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम लोग, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में दिख रहा है, हिस्ट्री से है। कहता क्या है कि बहमनी, है ना, बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुआ था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी आराम शाह, डी बहलोल लोदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि बहमनी राज्य था, जो इसका स्थापना जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो इसका अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में जो था बहमनी साम्राज्य का राजधानी क्या था। इसके बाद, है ना, इसका चेंज हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग में जो था बहमनी साम्राज्य का राजधानी कहाँ पर रखा गया था? तो देखिएगा, ऑप्शन में आपके पास है गुलबर्गा, बी में है बीदर, सी है वारंगल और डी है आपका देवगिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप यदि होमवर्क सेट को अच्छे से स्टडी किए होंगे और उस वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बहमनी साम्राज्य का जो राजधानी था वो गुलबर्गा है ना। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 3 नंबर कहता है कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यहाँ ऑप्शन में आपके पास है कलीमुल्लाह शाह, बी में कहता है मोहम्मद शाह तृतीय, सी कहता है महमूद शाह और डी अहमद शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर कहता है कि बहमनी साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? ए 5, बी 4, सी 6 और डी 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। बहमनी साम्राज्य जो था वो 4 प्रांतों में विभक्त था। अगला 5 नंबर कहता है कि बहमनी राज्य का राजभाषा क्या था? तो आपको बताना है कि बहमनी राज्य का जो बहमनी साम्राज्य का था वो राजकीय भाषा क्या था? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी मराठी और डी उर्दू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठी। अगला 6 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्न में से किसके शासनकाल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था? है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगामी एग्जाम में पूछने का 99% चांस है कि ये सवाल पूछा जा सकता है। तो कहता है ए बहलोल लोदी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी आराम शाह और डी मोहम्मद शाह प्रथम। तो किसके शासनकाल में बारूद का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद शाह प्रथम। यानी इन्हीं के काल में सबसे पहले क्या हुआ था कि बारूद, है ना, बारूद का प्रयोग हुआ था। अगला 7 नंबर कहता है कि फिरोज शाह तुगलक की स्थापना किस नदी के किनारे, है ना, ताज-उद-दीन फिरोज ने किया था? मतलब किस नदी के किनारे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है कावेरी नदी, भीमा नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भीमा नदी। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिहाबुद्दीन मोहम्मद, यानी कि सिहाबुद्दीन अहमद जो प्रथम थे, अपनी राजधानी गुलबर्गा से, देखिए सबसे पहले गुलबर्गा राजधानी बनाया गया था बहमनी साम्राज्य का। अब क्या है कि ये सिहाबुद्दीन अहमद जो है प्रथम, ये क्या किए कि अपना गुलबर्गा राजधानी से हटाकर कहाँ स्थापित किए थे? आगरा में, दिल्ली में, बीदर में, बीजापुर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीदर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मदरसा की स्थापना, है ना, बीदर में किसने करवाई थी? यानी कि मदरसा का जो स्थापना किया गया था वो कब और किसने करवाया था? तो देखिएगा, सबसे पहले कौन करवाए थे? इसका सही आंसर आप बताइए। ऑप्शन में है मोहम्मद तृतीय, महमूद गवां, सी में मलिक अहमद, डी आदिल शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गवां। देखेंगे कि इसका जब मदरसा का कितना कैपेसिटी था, उस बिल्डिंग में कितना आदमी रह सकते थे, वो भी आपका वहाँ, है ना, नेक्स्ट अगला वीडियो में आपका जो है कि दिया हुआ है कि कितने आदमी तक वहां पर रह सकते थे, तो कितना मैक्सिमम रहने का बताइए।
देखिए इस मदरसा में लगभग मतलब टीचर यानी कि अध्यापक और स्टूडेंट मिला के लगभग 1000 है ना आदमी वहां पर रह सकते थे। इतना बड़ा बनाए थे मदरसा। कौन बनाए थे? महमूद गवाह। अगला 10 नंबर का आता है कि बहमनी साम्राज्य में नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी क्या कहलाता है ना? ए पेशवा, बी नाजिर, सी कोतवाल और डी सिपाही। तो क्या कहलाता है? कोतवाल। क्या कहलाता था? कोतवाल। इसके अलावा देखेंगे कि आप हमें बताएं कि है ना अर्थ और विभाग से संबंधित उसको क्या कहा जाता था? तो देखिएगा अर्थ और संबंधित उसको नाजिर कहा जाता था, यानी अर्थ है ना विभाग, अर्थ विभाग से संबंधित लोग को हम लोग क्या कहते थे? नाजिर कहते थे, है ना, उसको नाजिर कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिएगा 11 नंबर कहता है कि बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद कौन से राज्य अस्तित्व में आए थे? तो आपके पास ऑप्शन है विजयनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। बी में कहता है अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, है ना। सी में मालवा, गुजरात, खानदेश और डी मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर। तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, क्योंकि देखिएगा कि जब बहमनी साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया था तो 5 है ना छोटे छोटे प्रांतों में क्या हुए थे? बट गए थे, जिसमें आपका है अहमदनगर, बरार, है ना, बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि जो अहमदनगर है उसका संस्थापक कौन रहेंगे? तो देखिएगा अहमदनगर का जो संस्थापक हैं वो कौन है? मलिक अहमद। ठीक है, उसी तरह देखेंगे बरार, तो बरार का संस्थापक कौन थे? फतेह उल्लाह इमाद शाह, फतेह उल्लाह इमाद शाह। उसी तरह देखेंगे बीदर का कौन थे? अमीर अली बरीद। ठीक है, बीजापुर का कौन था? तो बीजापुर का हमारा हो जाएंगे यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, उसके बाद गोलकुंडा का कौन था? कुली कुतुब शाह। आप इसको है ना पिछला वीडियो में हम जो आपका डिस्कस करवाए थे तो उसमें आपका है, आप उसमें वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन क्या करवाए थे और कब स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद ये 5 प्रांतों में, छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त हो चुके थे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था या किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह, है ना, महमूद गवाह, यूसुफ आदिल शाह, डी इस्माइल आदिल शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद स्थित है? दशमिक, काहिरा, है ना, इस्तांबुल, बीजापुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। रूसी यात्री, ये देखिए 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसी यात्री जो था निकितन, है ना, बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा कब में आए थे, यानी कि कब आए थे, है ना? 1430 में, 1450 में, 1470 में, 1500 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1470। यानी जो निकितन थे, है ना, ये कौन थे? रूसी यात्री थे, यानी रूस से आए हुए थे। तो कब आए थे? 1470। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखेंगे। अगला कहता है 15 नंबर, बीजापुर राज्य के संस्थापक निम्न में कौन थे? अभी आप ऊपर में देख रहे थे कि बीजापुर का संस्थापक कौन थे, है ना, तो इसको डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। मलिक अहमद, आदिल शाह, अली बारिद, है ना, या फिर इमाद शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आमिर, है ना, इसका पूरा नाम आमिर अली बरीद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर का आता है कि इब्राहिम रोजा, है ना, डैश का मकबरा है, यानी इब्राहिम रोजा में किसका मकबरा है? आदिल शाह, मलिक अहमद, अली बारिद, महमूद गवाह। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आदिल शाह। अगला देखिए 17 नंबर कहता है कि गोल गुंबज कब बनाया गया था? तो आपको बताना है कि गोल गुंबज कब बना था। 1670 में, 1680 में, 1760 में, 1450 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1680 में। चार मीनार कहाँ है भाई? ये बहुत बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, या स्टैटिक जीके के फॉर्म में भी आई है। तो बताइए कि चार मीनार कहाँ स्थित है? नेपाल में, हैदराबाद, आगरा, दिल्ली।
इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से किसे जगत गुरु कहा जाता था? ए इब्राहिम आदिल शाह, बी, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसे जगत गुरु कहा जाता था? ए इब्राहिम आदिल शाह, मलिक अहमद, सी में कहता है अली बरीद और डी में महमूद गवान। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसे जगत गुरु कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता था? जगत गुरु, है ना। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हिस्ट्री सेशन यानी कि हिस्ट्री का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस सेशन का टोटल, है ना, 20 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे कि अब 20वां क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितना आपका सही हुआ। तो बहमनी साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था? ए 50 वर्ष, बी 100 वर्ष और सी 150 और डी 200 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 वर्ष। तब आपको बताना है कि आपने 20 प्रश्न यानी हिस्ट्री के 20 प्रश्न में आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे रहेगा हम लोग का ज्योग्राफी का प्रश्न, है ना। और ज्योग्राफी में हम लोग क्या कर रहे थे? परिवहन, भारत के परिवहन, और आज हम लोग का है वायु परिवहन, यानी हम लोग वायु परिवहन से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत में जितने प्रकार के परिवहन है उसमें सबसे महंगा परिवहन हमारा क्या है? यही है वायु परिवहन। ठीक है, तो देखिएगा कि आज हम लोग इसी से रिलेटेड सवाल को करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का पहला सवाल ज्योग्राफी का और पूरे सेशन का, है ना, 21वां नंबर का सवाल क्या कहता है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? है ना। ए कहता है 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1915। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911। अगला सवाल कहता है कि भारत में वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण यानी कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ए 1947, बी 1953, सी 1962 और डी 1971। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1953। 23 नंबर कहता है कि 1911 में, है ना, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान किसने भरी? जे.आर.डी. टाटा, बी मॉन्स सैगुनर पिगवेट, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इंदिरा गांधी। ये सब सभी क्या है कि आपका हवाई जहाज का नाम है। तो बताइए कि 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान किसने भरी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉन्सैग्यूनूर पिगवेट। ये उड़ान की हमारा जहाज का नाम है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कहता है इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1953, बी 1950, सी 1962, डी 1947। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1953। अगला सवाल देखेंगे 25 कहता है कि वायुदूत की स्थापना कब हुई? 1971, 1981, 1991, 2001। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1981। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु परिवहन का एक प्रकार नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें वायु परिवहन का प्रकार नहीं है। ए हवाई जहाज, बी हेलीकॉप्टर, सी जहाज और डी गर्म हवा का गुब्बारा। तो भाई इसमें आप सही आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा जहाज। ठीक है, जहाज अब पानी जहाज भी हो सकता है ना, हवाई जहाज भी हो सकता है। तो यहाँ केवल जहाज लिखने से यह पता नहीं चलता है कि ये वायु परिवहन है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जहाज। 27 नंबर कहता है कि वायु परिवहन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माल परिवहन, यात्री परिवहन, आपातकालीन सेवाएं, डी उपरोक्त सभी। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 28 नंबर कहता है कि भारत में वायु परिवहन का विकास किसके द्वारा संचालित होता है? निजी क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी दोनों और डी सरकार द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों, निजी क्षेत्र भी होता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। अगला सवाल कहता है 29 नंबर कि वायु परिवहन का आर्थिक महत्व क्या है? ए रोजगार सृजन करना, व्यापार और पर्यटन का बढ़ावा देना, सी दूर दराज के समुदाय को जोड़ना, डी उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर क्या कहता है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, ए इंडियन एयरलाइंस, बी एयरलाइंस इन एयर, फिर कहता है एयर इंडिया, सहारा, एयरवेज। तो भारत भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन है, एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर कहता है कि इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में आपके पास है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। 32 नंबर देखिए, कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी पटियाला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। 33 नंबर कहता है शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, ए श्रीनगर, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी पटियाला, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल 34 नंबर कहता है कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ए मुंबई, बी श्रीनगर, सी दिल्ली और डी भुवनेश्वर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर, यानी बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। देखिएगा 35 नंबर कहता है कि शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है, रांची, चंडीगढ़, दिल्ली, भुवनेश्वर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 का बी यानी कि चंडीगढ़। देखिए तो हम लोग यहाँ पर टोटल 15 सवाल किए है ना, ज्योग्राफी से 15 सवाल। अब आप देखिए कि 15 में आपका कितना सही हुआ, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि आपका मेरा ज्योग्राफी में इतना सवाल सही हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोग देख रहे थे है ना न्यायालय के बारे में, तो उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखे थे, आज हम लोग को देखना है हाई कोर्ट के बारे, उच्च न्यायालय से रिलेटेड प्रश्न को देखना है। तो इस सेशन का 36वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, ए 1862 में, 1857 में, 1950 में, 1947 में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना 36 का हो जाएगा ए, यानी कि 1862 में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तो सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालयों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक है ना, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 32, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 से 231। अगला सवाल 39 नंबर कहता है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसद, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। 40 नंबर कहता है किस राज्य का उच्च न्यायालय जोखिम वाली अदालत के रूप में भी जाना जाता है, ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला सवाल 41 नंबर कहता है कि किस राज्य का उच्च न्यायालय सबसे नए रूप में स्थापित हुआ है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में उच्च न्यायालय बना है, ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी तेलंगाना, डी उत्तराखंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना लास्ट में बना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि 42 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा आयु कितनी होती है, ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 60 वर्ष और डी 58 वर्ष, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। अगला प्रश्न कहता है 43 नंबर, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, है ना 2024 तक आपको बताना है, 21, 24, 25, 26, तभी वर्तमान में देखेंगे तो हम लोग का टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट 25 उच्च न्यायालय हैं। 44 नंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1966 में, 1950 में, 1975 में, 1948 में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1966 में। 45 नंबर कहता है कि मद्रास उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, मदुरई, कोयम्बटूर, चेन्नई, है ना, डी में कहता है त्रिची, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का सी, यानी कि चेन्नई में। 46 नंबर कहता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कौन आरंभ करता है, ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, है ना, डी सुप्रीम कोर्ट, इसको हटाने का प्रक्रिया जो स्टार्ट होता है वो राष्ट्रपति करता है।
अगला सवाल देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में, 1916 में, 1920 में, 1935 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1916। 48 नंबर कहता है सिक्किम उच्च न्यायालय देश का सबसे डैश उच्च न्यायालय है? पुराना, बी बड़ा, सी छोटा, डी तेज फैसला देने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा, यानी कि सिक्किम उच्च न्यायालय जो है देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है, यानी कि एरिया के मामले में देखेंगे तो सबसे छोटा है। 49 नंबर कहता है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में किससे परामर्श करता है? ए मुख्यमंत्री से, बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, सी राष्ट्रपति से, डी न्याय मंत्री से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का बी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करते हैं कि हाई कोर्ट में, यानी कि किस हाई कोर्ट में किसका मुख्य न्यायाधीश किसको बनाना है। तो किन से सलाह लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। 50 नंबर कहता है कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए शिलोंग, बी गुवाहाटी, सी ईटानगर, डी दीमापुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुवाहाटी। चलिए, तो हम लोग पॉलिटी का टोटल 15 क्वेश्चन किए। अब आप देखिए कि 15 में आप पॉलिटी में कितना सही किए हैं। अब हम लोग का साइंस है। अब साइंस में हम लोग बायोलॉजी कर रहे थे, है ना। 51 नंबर कहता है कि इसमें हम लोग देख रहे थे, आज का था उत्सर्जी तंत्र। क्या था? उत्सर्जी तंत्र। अब उत्सर्जी तंत्र से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कहता है मनुष्य के शरीर में उत्सर्जी अंग कौन सा है? फेफड़ा, हृदय, वृक्क यानी गुर्दा, किडनी, है ना, आमाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क यानी कि किडनी। मनुष्य में एक वृक्क की औसत, है ना, औसतन लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। 53 नंबर कहता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ए पोषण, बी श्वसन, सी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और डी संचारण। इसका सही आंसर हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। 54 नंबर कहता है कि मूत्र का अस्थायी भंडारण कहाँ होता है? वृक्क में, मूत्रवाहिनी में, मूत्राशय में, गुर्दा में। देखिए, वृक्क का काम है फिल्टर करने का, लेकिन जो भी हमारा टॉयलेट बनता है और वो कहाँ जाके, तो मूत्राशय में जाके स्टोर होता है। और अभी हम लोग जानते हैं कि पर डे हम लोग का एक सामान्य मनुष्य का क्या होता है कि 1.5 लीटर, है ना, 1.5 लीटर जो होता है मूत्र बनता है। इससे रिलेटेड हो सकता है कि नीचे सवाल होगा। आगे कहता है नेफ्रॉन, यहाँ पर देखिएगा कि न छूटा हुआ है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन किस भाग में होता है? ए हैनले लूप, बोमेन कैप्सूल, है ना, सी कहता है संग्रह नलिका और डी नलिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बोमेन कैप्सूल। 56 नंबर कहता है त्वचा किस अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी यूरिया, सी पसीना, डी जल। तो भाई देखिए, त्वचा हम लोग, है ना, अभी धूप थोड़ा सा बढ़ता है कि पसीना आने लगता है, तो त्वचा क्या करता है कि पसीना का निष्कासन करती है, जो कि अपशिष्ट पदार्थ है। पसीना आना भी, है ना, सही है। जिसका पसीना नहीं आएगा वो भी एक तरह का समझिए कि उत्सर्जन कार्य नहीं हो रहा है। ठंडा में पसीना कम आता है, गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है। 57 नंबर में देखेंगे कि मनुष्य एक दिन में लगभग कितना मूत्र निकालता है? देखिए 100 मिलीलीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 5 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। 58 नंबर कहता है कि कौन सा अंग यूरिया बनाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। 59 नंबर फेफड़ों के द्वारा कौन से अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं? जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वृक्क शोधन दर GFR सामान्यता होती है 10 मिलीलीटर पर मिनट, 125 मिलीलीटर पर मिनट, है ना, 200 मिलीलीटर पर मिनट, 1 मिलीलीटर पर मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 125 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, तो हम लोग बायोलॉजी का लगभग 10 क्वेश्चन देखे। अब 10 में आप देखिए कि आपका कितना सही हुआ। अब हम लोग का करंट अफेयर का सेशन है। करंट अफेयर में देखिए कि आपका करंट अफेयर में कितना सही हुआ था या कितना सही होता है। 61 नंबर में देखिए पहला सवाल कहता है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में जितने
मतदाता पहली बार पंजीकृत हुए उनमें तीसरा लिंग यानी थर्ड जनरेशन का कितना प्रतिशत था? 0.0025, 0.005%, लगभग 0.005%, आधा प्रतिशत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.005%। अगला कहता है 62 नंबर, लोकसभा चुनाव 2024 का कुल मतदान प्रतिशत क्या रहा? लगभग 60%, लगभग 66%, लगभग 70%, लगभग 75%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 66%। लगभग 65 समथिंग पूछता तो उसको एवरेज में आप मान सकते हैं 66%। 63 नंबर कहता है कि 18वीं लोकसभा में एनडीए बीजेपी समेत यानी कि एनडीए को कुल कितने सीट मिली थी? है ना, ए 240, बी 293, सी 286 और डी 272। तो देखिए एनडीए इनकी सभी मिला के गठबंधन सरकार ये एनडीए को मिला था 293 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और केवल बीजेपी को मिला था वो कितना था? 240 यानी बीजेपी को केवल 240 सीट मिला था और एनडीए गठबंधन सरकार को मिला था 293। ये एनडीए को मिला था। ठीक है। 64 नंबर देखिए 2024 की लोकसभा चुनाव की मतदान अवधि कितने दिनों की थी? 44 दिन, 40 दिन, है ना, 60 दिन और 30 दिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 दिन। 65 का देखिएगा 2024 में महिला मतदाताओं का हिस्सा लगभग कितना था? है ना, 45%, 48%, 50%, 52%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 48%। लोकसभा 2024 में सबसे युवा सांसद कौन है? यानी लोकसभा चुनाव में जो है सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? रविंद्र दाता वायकर, मुकेश दलाल, पुष्पेंद्र सरोज, हाजी हनीफा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना, सबसे युवा हैं। ये मात्र 25 साल के हैं। कितने साल के हैं? 25 साल के। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के, है ना, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है, तो ये मिनिमम आयु से ही जीते हैं पुष्पेंद्र सरोज, सबसे युवा नेता यानी युवा सांसद बोल सकते हैं। 67 नंबर देखिएगा कहता है कि कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला निम्न में कौन सी है? तो देखिए सबसे कम उम्र में बनने वाली आदिवासी महिला आपको बताना है कि कौन है। ए प्रियंका जारकी होली, बी कहता है अमिता भारती, सी अनुपमा सिंह, डी अंजू शर्मा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसका नाम याद रखिएगा। ये है हमारे प्रियंका जारकी होली, है ना, यानी सबसे कम उम्र के आदिवासी महिला जो है सांसद बने हैं। देखिएगा 68 नंबर कहता है कि चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? ए चुनाव मेरा अधिकार, बी भारत और मेरा चुनाव, सी चुनाव का पर्व देश का पर्व, डी चुनाव राष्ट्रीय पर्व। तो देखिएगा चुनाव आयोग का इस बार का 2024 का जो था वो टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व देश का पर्व। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 69 नंबर कहता है कि वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है? ए 978, बी 945, सी 987, डी 948। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 948। 70 नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। क्या कहता है कि 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी है? ए 41, बी 59, सी 67 और डी 55, है ना। तो इस लोकसभा में जो है टोटल पार्टियां जो हैं 41 पार्टियां जीतकर आए हैं लोकसभा में। ठीक है, अब लोकसभा से रिलेटेड और कुछ जानना है तो आप इसका पिछला वीडियो को देखिए, वहां पर करंट अफेयर का सेशन है, आप वहां पर देख सकते हैं कि लोकसभा का टोटल चुनाव में किस प्रकार हुआ था। देखिए लोकसभा चुनाव से रिलेटेड आप एक दो क्वेश्चन और जानिए। वर्तमान में लोकसभा सीट कितना है? वर्तमान में, है ना, लोकसभा सीट कितना है? तो 545। मैक्सिमम कितना रह सकता है? तो मैक्सिमम हमारा 550 हो सकता है। इसके बाद देखेंगे चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन क्या था, है ना। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन, चुनाव आयोग का जो था राष्ट्रीय आइकन क्या था? तो देखेंगे आइकन था हमारा आयुष्मान
है ना, आयुष्मान खुराना। ठीक है, ये देश का कईवां लोकसभा चुनाव था? तो देश का ये 18वां लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव था। ठीक है, ये कितने चरण में हुआ था? तो 7 चरण में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि पूर्ण बहुमत सीटों की संख्या कितनी होती है? 272। ये पूर्ण बहुमत सरकार बनी है। वर्तमान में मतदाता लिंगानुपात आपको बताएं कि 948 है। ठीक है, और चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया था, पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम था सुविधा। क्या था? सुविधा। ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि नए सांसद कितना बन के आए थे? 280। 280 ऐसे सांसद थे जो न्यू बने थे, नया। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजय हुआ, है ना, 35। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब लिए थे? है ना, यानी कि पीएम अपना शपथ कब लिए थे? ये डेट याद रखिएगा, 9 जून 2024 को। तो नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को क्या किए थे? शपथ लिए थे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसके अलावा हम बहुत सारे आपको फैक्ट बताए, है ना। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में बेल घंटी आइकन होगा, वहां आप उसको क्या करेंगे? प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका जीके जीएस होमवर्क जो रहेगा 17 नंबर का, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर बाद में उसका इसी तरह एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।